Welcome to C Anjali Chan classes, guys. You're ready to make audit easy. So, in the previous lecture, we have started with the identifying and assessing the wrong due to fraud in the revenue recognition. आज का हमारा जो पार्ट है वो उसी पे एक्सटेंडेड रहेगा, बट आज क्या होगा, एक्सटेंशन किसका होगा, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज रिलेटेड कंट्रोल्स, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू fraud and understanding the entities related controls. एज यूजुअल हम पहले अपने नोट्स पे जाएंगे एंड देन वी विल स्टडी विद द बुक. आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रोम ड्यू टू फ्रॉड एंड अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज रिलेटेड कंट्रोल. सबसे पहले मैनेजमेंट अपना जो डिसीजन है ऑन द कंट्रोल्स की इम्प्लीमेंट करने हैं या नहीं, वो किस बेसिस पे लेती है, हम ये देखने वाले हैं. राइट. तो मैनेजमेंट डिसीजन ऑन कंट्रोल. मैनेजमेंट डिसाइड विच कंट्रोल टू इम्प्लीमेंट. सबसे पहले तो वो ये देखती है कि कौन कौन से कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है. देन उसके बाद रिस्क टू एक्सेप्ट, एंड कौन कौन से रिस्क है जिसको एक्सेप्ट करना होगा. एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि रिस्क तो है बट हम उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगर मैं कंट्रोल इन प्लेस लगाऊंगी तो उसका उतना बेनिफिट मुझे मिलेगा नहीं. बिकॉज कंट्रोल हैव अ कोस्ट, क्योंकि कंट्रोल को जैसे इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करने के लिए भी तो रोकड़ा लगता है ना. रोकड़ा कहाँ से लाया जाए. तो बिकॉज कंट्रोल हैव अ कोस्ट, सो मैनेजमेंट क्या करती है, एनालिसिस करती है बिटवीन द कोस्ट वर्सेस द बजट, सॉरी बेनिफिट. Analysis between what cost we need to incur and in lieu of incurring the cost, in lieu of implementing the controls, हमें उससे बेनिफिट कितना मिलेगा, इस चीज का हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे. इज द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वट द रिडक्शन इन फ्रॉड रिस्क. अगर मैंने कंट्रोल लगाया, कॉस्ट इनकर करी, तो क्या वो फ्रॉड रिस्क को रिड्यूस करने में हेल्प कर पा रही है. तो मैनेजमेंट का जो माइंडसेट है इस तरीके से वर्क करता है, वेदर टू इम्प्लीमेंट सच कंट्रोल्स और वेदर टू एक्सेप्ट द रिस्क एज इट इज. इसके पीछे कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस जुड़ा होता है. देन वी हैव एग्जाम्पल, जैसे कि कंपनी हैज मंथली कैश कलेक्शन. कंपनी का जो मंथली कैश कलेक्शन है वो कितना है, 50 lakhs का है. हर मंथ 50 lakhs जो है वो कलेक्ट होते हैं. तो पॉसिबल कंट्रोल क्या लग सकता है कि हम एक एडिशनल कैशियर और सुपरवाइजर को हायर कर ले. एक तो वो इंसान जो कैश को कलेक्ट कर रहा है और एक वो इंसान जो उस कैश कलेक्शन को क्या कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है कि वेदर देयर इज झोल झपाटा और नोट. तो कॉस्ट कितनी लगेगी उसके, 5 लाख पर ईयर लगेगी. कितना कॉस्ट लगेगा, 5 लाख पर ईयर. और फ्रॉड रिस्क विदाउट कंट्रोल, अगर मैं एक सुपरवाइजर को अपॉइंट नहीं करती हूँ तो भी मेरा जो कैश है वो कितना लॉस हो सकता है, 2 लाख पर ईयर का. कितना हो सकता है, 2 लाख पर ईयर, बट कॉस्ट मेरा कितना इनकर हो रहा है, 5 लाख का हो रहा है. तो कैश डिफल्केशन 2 लाख का. यहाँ पे क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है वो 5 लाख का लग रहा है और फ्रॉड रिस्क कितना है, 2 lakhs का है. तो जाहिर सी बात है कि एज अ मैनेजमेंट मैं भी इस कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करने से रोकूंगी, प्रोहिबिट टू इम्प्लीमेंट दिस कंट्रोल. क्यों, क्योंकि मेरी कॉस्ट जो है वो 5 लाख लग रही है और मुझे इसका बेनिफिट 2 लाख का मिलेगा. मतलब 2 लाख का ही रिस्क मैं बचा सकती हूँ, तो 3 लाख तो मेरे एक्स्ट्रा चले गए. तो इस कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करने का क्या ही फायदा होगा. तो मैनेजमेंट डिसाइड नॉट टू इम्प्लीमेंट फ्रॉड रिस्क नोइंगली एक्सेप्टेड. फ्रॉड रिस्क के लिए मुझे कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट नहीं करना है, उसको हमने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया. तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, नॉट ऑल वीकनेस आर दी नेग्लिजेंस. सारी वीकनेस नेग्लिजेंस नहीं हो सकती. इट इज द कॉन्शियस बिजनेस डिसीजन. क्या है ये, कॉन्शियस बिजनेस डिसीजन है. 2 लाख को बचाने के लिए अगर मुझे 3 लाख एक्स्ट्रा इनकर करने पड़ रहे हैं तो मैं क्यों उसको करूंगी, राइट. तो ऑडिटर मस्ट इवेल्युएट वेदर द रिस्क बिकेम मटेरियल. बस यहाँ पे ऑडिटर क्या कर सकता है, उसको ये इवेल्युएट करना पड़ेगा कि जो रिस्क है वो मटेरियल तो नहीं है. मटेरियल है तो हमें कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे. इफ नॉट देन वी कैन एक्सेप्ट इट. द बिजनेस रैशनल ऑफ टीम मैनेजमेंट. ऑडिटर की क्या अंडरस्टैंडिंग रहेगी, सबसे पहले तो वो ये देखेगा कि कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं या नहीं. क्या देखेगा वो, कि कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते. फिर उसके बाद मैनेजमेंट किस तरीके से प्रिवेंट एंड डिटेक्ट करती है फ्रॉड को. क्या देखेगा, मैनेजमेंट किस तरीके से फ्रॉड को प्रिवेंट एंड डिटेक्ट करती है. हाउ दे मतलब मैनेजमेंट, हाउ दे प्रिवेंट और डिटेक्ट फ्रॉड.
विच रिस्क मैनेजमेंट हैज इंटेंशनली एक्सेप्टेड, और कौन से ऐसे रिस्क है जो कि मैनेजमेंट ने इंटेंशनली एक्सेप्ट करे हैं, और वो वही वाले रिस्क होंगे जिसमें कि मुझे कॉस्ट ज्यादा इनकर करनी पड़ रही है एंड बेनिफिट उससे मुझे कम मिलेगा। फिर है सिंगल एम्प्लॉय के पास, अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि कंट्रोल वीकनेस के ऊपर। एक एम्प्लॉय है, उसी एम्प्लॉय को हमने बोला है कि तू सेल्स भी रिकॉर्ड कर, उसी एम्प्लॉय को बोला है कि तू कैश भी रिसीव कर, और उसी को बोला है कि अकाउंट्स भी तू ही अपडेट कर दे। क्या कर, अकाउंट्स भी तू ही अपडेट कर दे। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, यानी कि जो ऑपरेशनल वर्क है कैश कलेक्शन का वो भी आप कर रहे हैं एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन वो भी आप ही कर रहे हैं। तो मेकर एंड चेकर कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म। कैसे, क्योंकि जो ये एम्प्लॉय है वो कलेक्ट कर रहा है 1 लाख, कितना कलेक्ट कर रहा है, 1 लाख पर डे कलेक्ट कर रहा है, और रिकॉर्ड सिर्फ कितना कर रहा है, 80,000, कितना 80। तो यहाँ पे कैश लीकेज पर डे का कितना हो रखा है, 20,000 का हो रखा है। और इस तरीके से अगर मैं देखूँ एनुअल इम्पैक्ट कितना पड़ेगा मेरा, मान लो 200 डेज जो है वो वर्किंग है ऑफ द फर्म, तो 40 लाख का फ्रॉड रिस्क है यहाँ पे, क्या है, 40 लाख का। बट अगेन मैनेजमेंट मुझसे क्या बोल रही है, मैनेजमेंट जस्टिफिकेशन, कंपनी एक तो छोटी है और इतना एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर नहीं कर सकती, तो इसीलिए इसने क्या किया, रिस्क को एक्सेप्ट कर लिया नोइंगली। क्या कर लिया, रिस्क को नोइंगली एक्सेप्ट। हमें ना 20,000 अमाउंट जो है अपने लेवल पे ज्यादा लग सकता है, बट कंपनी के लिए 20,000 ज्यादा बड़ी बात नहीं होती। तो मैंने एग्जाम्पल लिया ये, इसमें बेसिकली हम क्यों ले रहे हैं, मेकर चेकर कॉन्सेप्ट, बट यहाँ पे मेरी जो कॉस्ट इम्प्लीमेंटेशन है वो ज्यादा लग जाएगी और कंपनी स्मॉल है, इतना वो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इस केस में ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर के एक्शन क्या रहेंगे। अब तुम देख रहे हो मेरे नोट्स में कि मतलब मैं तुम्हें सिर्फ वो नहीं पढ़ा रही जो बुक में लिखा है, मैं तुम्हें ये भी बता रही हूँ कि उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, और ऑडिटर किस तरीके से प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाता है। ये चीजें तुम्हारे प्रैक्टिकल वर्किंग में भी काम आ सकती है, तो ध्यान से सुनो चीजों को। हाँ, वो स्टूडेंट जो चाहते हैं मैडम बस शॉर्टकट में बता दो, रट्टा लगवा दो और फिर मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पाओगे तुम फिर, और इवन इंटरव्यू क्रैक कर भी लिया तो प्रैक्टिकली कैसे करोगे चीजों के। हाँ, मानना कि मैं भी तुम्हें बुक से ही पढ़ा रही हूँ, काम प्रैक्टिकली ही आएगा, बट पहले से तुम्हारा एक फाउंडेशन बना होगा, नींव रखी गई होगी, तो तुम उसको जल्दी से कैच कर पाओगे। तो दीज क्लासेस आर यूजफुल फॉर दो स्टूडेंट जिन्हें एग्जाम में तो मार्क्स लेके आने ही है। और एक बात बताऊं, केस स्टडीज को क्रैक करने में जितना हम डिस्कशन करते हैं लेक्चर में, केस स्टडी को क्रैक करने के लिए वो सफिशियंट है, मोर देन इनफ है। राइट, अभी जब हम क्वेश्चन सीरीज पे आओगे ना तब तुम्हें मेरी बातें याद आएगी। तो ऑडिटर के एक्शन क्या रहेंगे, अंडरस्टैंड द कंट्रोल वीकनेस। सबसे पहले तो ये समझना कि कंट्रोल वीकनेस क्या थी। इस एग्जाम्पल में बेसिकली कंट्रोल वीकनेस क्या थी, नो एसओडी, नो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, और ये क्या है मेरा, हाई फ्रॉड अपॉर्चुनिटी। क्या है ये, हाई फ्रॉड अपॉर्चुनिटी लिंक टू फ्रॉड रिस्क फैक्टर। अब फ्रॉड रिस्क फैक्टर में हमने क्या पढ़ा था, हमारे 3 फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, प्रेशर, इंसेंटिव एंड अपॉर्चुनिटी। तो क्योंकि कंट्रोल वीक है तो इसलिए अब एम्प्लॉय के पास क्या है, अपॉर्चुनिटी है टू कमिट द फ्रॉड। कंट्रोल वीक होने की वजह से एम्प्लॉय के हाथ में अपॉर्चुनिटी आ गई है कि ही कैन कमिट अ फ्रॉड। मॉडिफाई ऑडिट अप्रोच, ऑडिट अप्रोच को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज सब्सटेंटिव टेस्टिंग। अब सब्सटेंटिव टेस्टिंग क्या होती है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे एस ए 300 सीरीज में। एंड मोस्ट प्रोबेबली अभी एस ए 200 में हमारे एस क्यू सी 1 रहता है, एस क्यू सी 220 रहता है, एस ए सॉरी एस क्यू सी 1, एस ए 220, एस ए 260 और 265। मेजर हमें टाइम सिर्फ एस ए 220 और एस क्यू सी 1 में लगेगा, बाकी एस ए 260 और 65 ऐसे निपटेगा। हम वैसे भी एस ए 40 के बाद वही लेने वाले हैं, फिर उसके बाद एस क्यू सी 1 एंड एस ए 220 लेंगे, एंड देन हम 300 की सीरीज पे क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पे फिर आएगा सरप्राइज कैश चेक करेंगे एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स को इंक्रीज करेंगे, ऑडिटर की ये अप्रोच रहेगी। फिर है इन्वेंट्री कंट्रोल। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले हमने कैश कलेक्शन का लिया था, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग एंड कलेक्शन ऑफ कैश का लिया था, अब बात कर रहे हैं हम इन्वेंट्री कंट्रोल वीकनेस के बारे में। राइट, तो ये मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है इन्वेंट्री कंट्रोल वीकनेस। अब ऐसा भी तो हो सकता है मुझे क्या करना पड़ता है, स्टॉक्स को फिजिकली वेरीफाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, वेरीफाई। तो यहाँ पे क्या है, नो सीसीटीवी वेयर हाउस, वेयर हाउस में सीसीटीवी है ही नहीं। तो यहाँ पे अगेन मेरे को क्या मिल जाएगी, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी टू कमिट अ फ्रॉड, टू थेफ्ट थीवरी ऑफ द इन्वेंट्री। मैं इन्वेंट्री की चोरी कर सकती हूँ।
नो पीरियोडिक स्टॉक आउट, पीरियोडिक स्टॉक आउट भी नहीं होता, रिकंसिलिएशन भी नहीं होती। तो यहाँ पे और मजा आ गया कि ना तो मैंने बुक में उनको चढ़ाया और मैंने चोरी भी कर लिया, पीरियोडिक स्टॉक आउट होता ही नहीं है, तो मजे आ गए। इम्पैक्ट क्या होगा, इन्वेंट्री वर्थ ₹10 लाख, इसमें पॉसिबिलिटी क्या होगी, पिल्फरेज की होगी, 1 लाख की, तो पोटेंशियल फ्रॉड है। इसे क्या हो जाएगा, पिल्फरेज हम दिखा सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। मैंने तुम्हें बताया था ना कि इन्वेंट्री को किस किस नाम से राइट ऑफ कर सकते हैं, जैसे पिल्फरेज से कर दिया, डैमेज गुड से कर दिया, स्लो मूविंग इन्वेंट्री से कर दिया। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है। तो ऑडिटर का इंसाइट क्या रहेगा, वी कंट्रोल है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाइड। फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या है यहाँ पे, वी कंट्रोल, जिसकी वजह से फ्रॉड रिस्क क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, जो हमने ट्रायंगल ऑफ दी रिस्क में देखा था, इंसेंटिव प्रेशर एंड इंसेंटिव प्रेशर एंड अपॉर्चुनिटी। राइट, तो ये हमारा टेक्स्ट पूरा हो जाता है यहाँ से किस चीज का, आइडेंटिफाइंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड अंडरस्टैंडिंग एंटिटीज रिलेटेड कंट्रोल। ये टॉपिक हमारा इस नोट से क्या हो जाता है, खत्म। अब अगेन इसी चीज को हमें लिंक करना है किससे, अपने बेयर टेक्स्ट से। तो आ जाते हैं, एज एक्सप्लेन्ड इन एसे 315, 315 हम पढ़ने वाले हैं। मैनेजमेंट में मेक जजमेंट ऑन नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द कंट्रोल। मैनेजमेंट क्या कर सकती है, जजमेंट लगा सकती है एंड एक्सटेंड कर सकती है ऑफ द कंट्रोल इट चूजेस टू इम्प्लीमेंट एंड नेचर ऑफ एक्सटेंट ऑफ द रिस्क इट चूजेस टू अज्यूम। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन कौन से तो कंट्रोल लगेंगे एंड कौन कौन से रिस्क वो क्या करेगी, अज्यूम करेगी, यानी कि उसको एक्सेप्ट कर लेगी। यही बोला है मैंने, इजी लैंग्वेज में लिखा था और यहाँ पे बेयर टेक्स्ट में उस लैंग्वेज में लिखा है। अगेन आपको जो लैंग्वेज है वो तो किसकी याद रखनी है, बेयर ऐसे की ही रखनी है, नंबर आपको वहीं से मिलेंगे। यही लिखा है कि मैनेजमेंट में मेक जजमेंट और नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल इट चूजेस टू इम्प्लीमेंट, किस नेचर के कंट्रोल और कितने ज्यादा एक्सटेंट तक हमें कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करना है, एंड द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क इट चूजेस टू अज्यूम, और कुछ रिस्क हो गए उसको वो एक्सेप्ट करेगी। In determining which control to implement to prevent and detect fraud, management consider the risk of the financial statement may be material misstatement as a result of fraud. As part of this consideration, management may conclude it is not the cost effective to implement and maintain a particular control in relation to reduction in the risk of material misstatement due to fraud to be achieved. यानी कि cost and benefit analysis की बात की है हमने लास्ट वाली 3 लाइन में कि as a part of consideration management may conclude that it is not cost effective, यानी कि मेरी जो खर्चा है वो ज्यादा लग रहा है और बेनिफिट मुझे कम मिलेगा उस चीज का, to implement and maintain a particular control in relation to the reduction of the risk of material misstatement, right? तो यही चीज हमने यहाँ पे डिस्कस करी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और वो सब चीजें। इजी लैंग्वेज हो गया, इजी लैंग्वेज आ गई। It is therefore important for auditor to obtain understanding of the controls that management has designed, implemented and maintained to prevent and detect the fraud। तो यहाँ पे नेक्स्ट मैंने यही बोला था आपको कि ऑडिटर के लिए क्या जरूरी है, कि कौन से तो कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं, किस तरीके से वो प्रिवेंट एंड डिटेक्ट करते हैं फ्रॉड को, और कौन से जो रिस्क है वो मैनेजमेंट ने इंटेंशनली एक्सेप्ट किया है। इट इज देयर फॉर इम्पोर्टेंट फॉर ऑडिटर to obtain an understanding of controls that management has designed, implemented and maintained and sorry, तो controls that management has designed, implemented and maintained to prevent and detect fraud. In doing so, the auditor may learn, for example, that management has consciously chosen to accept the risk associated with the lack of segregation of duty. Again वही एग्जाम्पल मैंने दिया था वही यहाँ पे लिखा है, तो हम कुछ भी अलग नहीं पढ़ रहे हैं। बस बात ये कि इस वीडियो के बाद आपको एक बार बेयर ऐसे का जो टेक्स्ट है वो सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा ताकि लैंग्वेज तुम्हारे हाथ में बैठ जाए। मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा सकती हूँ, एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ, बेयर टेक्स्ट से ये बता सकती हूँ कि ये एग्जाम्पल इस लाइन के बेसिस पे है, बट याद तो आपको करना पड़ेगा। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होगी जिसमें मैं निमोनिक्स दे सकती हूँ, बट जहाँ पे केस स्टडी आ जाएगी वहां पे मैं निमोनिक्स कैसे दूँ, तो यहाँ पे अच्छे से समझ के चलो, हैंड रिटन प्रैक्टिस करो, तब तुम्हारे हाथ पे ऑडिट के वर्ड जो है वो बैठ जाएंगे।
Information from obtaining this understanding may also be useful in identifying fraud risk factor that may affect the auditor's assessment. Fraud risk factor में हमने देखा था वीक कंट्रोल से segregation of duty प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पे एम्प्लॉय के पास अपॉर्चुनिटी मिल गई, ठीक है। that the risk of financial statement में contain material misstatement due to fraud। अब इस पैराग्राफ में कोई भी ऐसी दिक्कत है या कोई कंफ्यूजन जो आपको समझ ना आया हो, एक भी लाइन आई थिंक ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ नहीं आई होगी, क्योंकि हर एक लाइन का मैंने आपको क्या दिया एग्जाम्पल। अभी आपको करना क्या है, इस एग्जाम्पल को गो थ्रू करना है जो मैंने आपको दिया एक एक लाइन पे, एंड फिर उसको पैराग्राफ फॉर्म में रीड करना है। रीड करके छोड़ना है, केस स्टडी आएगी तो आपके टिप्स पे रहेगा और एक बार लिख के देख लेना, राइट। तो टिल देन, हैव अ गुड डे, कीप रिवाइजिंग दिस stuff, and feel free to ask any question which you find the troublesome. C Anjali Jain will be there to resolve one-on-one doubts on my TG channel or comment section. Right? तो take care. Goodbye. Sorry, goodbye थोड़ी बोलना है, दोबारा तो मिलने वाले हैं। Bye.